हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं और साथ साथ बड़े जी जान से तैयारियां कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, है ना। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने आज के चैप्टर के साथ। आज हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 जो हमने कंटिन्यू किया हुआ है उसी की कुछ टर्मिनोलॉजीज जो पेंडिंग है वो उससे स्टार्ट करते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी क्या, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स नाम बता रहा है जो डिराइव करेगी क्या, अपनी वैल्यू, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, किसी दूसरे से वैल्यू मांग कर लाएगी। यानी कि अ सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड, उसका प्राइस निकाला जाएगा कहाँ से, फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स, दूसरी एसेट से। ठीक है, जब दूसरी एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, दूसरी एसेट हो सकती हैं कोई भी आपका स्टॉक, यानी कि आपके शेयर हो सकते हैं, आपके बॉन्ड्स हो सकती हैं, आपकी किसी भी तरह की कमोडिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर फील्ड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। आजकल तो करेंसीज में भी ट्रेड होने लगा है, डॉलर्स और रुपीज़ को भी आप करेंसीज में भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट भी आपका अंडरलाइंग एसेट हो सकता है, और मार्केट इंडेक्सेस यानी कि जो आपका एनएसई बीएसई है, इंडेक्स है पूरा, उसके बेसिस पे भी अपनी वैल्यू ड्राइव कर सकते हो। तो क्या हुआ, आपने एक एसेट रखी गिरवी, गिरवी नहीं काइंड ऑफ कि एक एसेट मेरा बेस है, इस एसेट के बदले में मार्केट में कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट या कोई सिक्योरिटी निकालूंगा। जैसे जैसे इस प्राइस के भाव बढ़ेंगे वैसे वैसे उस डॉक्यूमेंट के भाव बढ़ेंगे। से गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड बॉन्ड का प्राइस डिपेंड करेगा गोल्ड पे। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस अप होगा इसका प्राइस भी अप होगा, गोल्ड का प्राइस डाउन होगा इसका प्राइस क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। यानी कि गोल्ड बॉन्ड की खुद की कोई वैल्यू नहीं थी, उसने अपनी अंडरलाइंग एसेट गोल्ड वहां से निकाला क्या, अपना अमाउंट या फिर अपना प्राइस। तो जब एक सिक्योरिटी किसी दूसरी सिक्योरिटी से अपना प्राइस इवेल्युएट करे, डिराइव करे, तो उस सिक्योरिटी को बोला जाएगा डेरिवेटिव्स। एक बड़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बड़ी फेमस एक डेरिवेटिव्स का पार्ट है एडीआर। इट्स अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव। क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। एडीआर, एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब एडीआर है क्या, एडीआर आर ऑल्सो नोन एज एडीआर्स आर न डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, यानी कि कुछ आपने डिपॉजिट किया जिसके बदले आपको रिसिप्ट मिली। तो काइंड ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट है विच आर इक्वल टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी दैट हैव बीन इशूड इन अ फॉरेन कंट्री। इसको मैं क्लियरली आपको समझाती हूँ कि एडीआर का कॉन्सेप्ट क्या है। एडीआर का एक कंसेप्ट है ना, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। क्या होता है कि हमारे पास है ना एक इंडियन कंपनी है, वो क्या करना चाहती है जी, वो शेयर इशू करना चाहती है। अब ये इंडिया की मार्केट तो यूज कर चुकी है, पूरी इंडिया की मार्केट में इसके ट्रेड हो रहे हैं शेयर। ये चाहती है कि मैं फॉरेन की मार्केट एक्सेस कर लूं, से यूएसए की मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर यूएसए में बड़े सारे इन्वेस्टर्स होंगे, ये छोटे छोटे सर्कल्स जो हैं ये हमारी आम जनता है, बट ये यूएसए की जनता है। अब ये जो यूएसए की जनता है, इंडियन कंपनी जो है हमारी ईश्वर कंपनी, वो यहाँ पर शेयर इशू करना चाहती है। ठीक है जी, जब यहाँ शेयर इशू करने के लिए गई, अच्छा एक बात बताओ पहले, अगर इंडियन कंपनी इंडिया में शेयर इशू करती आम जनता को, तो इसे कहाँ लिस्ट होना पड़ता, इसे सेबी में लिस्ट होना पड़ता, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस पूरे फॉलो करने पड़ते। अब यही कंपनी दूसरे देश में जाकर अपनी कंपनी के शेयर बेचना चाहती है, तो यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज कहेगा थम जा, अभी रुक जा, पहले मेरे पास आके लिस्ट हो, रजिस्टर करवा। अब तरह तरह के डॉक्यूमेंट वहाँ जाकर रजिस्टर करवाना, इंडियन कंपनी थोड़ा सा सहम गई, कहती मैं तो नहीं दे रही इतने सारे डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरी अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, फॉरेन अथॉरिटी को। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि चलो छोड़ो जी, यूएसए की मार्केट के इन्वेस्टर्स को देते ही नहीं। तो एक तरह से क्या हो गया, ना तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कर पाए बेचारे, ये लोग तो इन्वेस्टमेंट से रह गए, और कंपनी को क्या नहीं मिले, कंपनी को फंड्स नहीं मिले। तो इस तरह की सिचुएशंस में एक और इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब क्योंकि ये यूएसए के लोग हैं तो अमेरिकन तो हो ही गए जी। अब डिपॉजिटरी रिसिप्ट का क्या चक्कर है, तो यहाँ पर ना सेबी ने कॉन्सेप्ट निकाला, ये बोला कि तुम डायरेक्टली ऐसे मत जाओ, कैसे जाओ कि वहाँ का एक बंदा है, वहाँ का कोई बैंक उठाओ
जिसका नाम है डिपॉजिटरी बैंक। ठीक है, ये बैंक कहाँ का होगा जी? ये बैंक होगा यूएसए का, यूएसए डीबी। ठीक है, तो शेयर डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को मत इशू कर, तू शेयर इशू कर डीबी को। ठीक है, तू अपने शेयर यहाँ इशू कर। ये बंदा क्यों शेयर खरीदेगा? ये शेयर खरीदेगा इनके बिहाफ पे, पर डायरेक्ट इनको नहीं देगा, क्योंकि आम जनता है, आम जनता तो भोली होती है, मासूम होती है, उनको तो लूट सकते हो। लेकिन ये बैंक तो पढ़ा लिखा है, इस बैंक को सारे रूल्स रेगुलेशंस पता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर आया है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप से चेक कर लेगा। तो इंडियन कंपनी ने इसको इशू किए शेयर्स, इसको सब सही लगेंगे तो ये शेयर अपने पास जमा करके रखेगी। अब इस शेयर क्या होगा यहाँ पर? डिपॉजिट। अब इन लोगों का पैसा लगा है एक्चुअल में, तो अब ये क्या करेगा? ये इनको देगा उस डिपॉजिट की रिसिप्ट, जिसको बोला जाएगा क्या? डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है जी, अब ये हो गया जी डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है जी, अब एक पंगा और हुआ। क्या हुआ? अब ये इंडियन कंपनी है, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए के बैंक के पास जाएगी, तो बीच में बड़ी सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्योंकि आपको इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके, इंडिया की बाउंड्रीज क्रॉस करके जाना पड़ेगा डिपॉजिटरी बैंक के पास। तो डिपॉजिटरी बैंक ने कहा, सुन ईश्वर कंपनी, तू सीधा मेरे को ना शेयर बेच, एक भाई है मेरा, कहाँ पर? तेरे इंडिया में। ठीक है, उसका नाम है कस्टोडियन। कहाँ पर है? इंडिया में। तो ये शेयर मुझे ना जमा करवा, तो शेयर जमा करवा दे यहाँ पे। अब इंडियन ने कंपनी ने कहा ठीक है जी, डिपॉजिटरी आप कहते हो तो मैं यहाँ जमा करा देती हूँ। अब इंडियन कंपनी ने डिपॉजिट करवाए शेयर किसके पास? कस्टोडियन के पास। जैसे ही कस्टोडियन के पास शेयर आए, कस्टोडियन ने फ़ोन मार दिया किसको? डिपॉजिटरी बैंक को, कि भैया शेयर्स आ चुके हैं, आप रिलीज़ कर दो डीआर। तो इन्होंने क्या किया? जैसे ही शेयर की खबर मिली, इन्होंने डिपॉजिटरी रिसिप्ट रिलीज़ कर दिया। अब ये जो डीआर है, ये कहाँ बने? ये अमेरिका में बने। अमेरिका का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट अमेरिका में ही बिके, तो आपके जो क्रॉस बॉर्डर वाली चीज़ें हैं उसका कोई चक्कर नहीं है, नॉर्मली वहाँ पर ट्रेड हो जाएंगे। अब ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ये कितने की होगी? जितने का शेयर होगा। यानी कि इस डीआर की वैल्यू कहाँ से डिराइव हुई? इस डीआर की वैल्यू डिराइव हुई उन शेयर्स से जो इंडियन कंपनी ने कहाँ जमा किए थे? कस्टोडियन बैंक के पास जमा किए थे। क्लियर? तो इंडियन कंपनी जमा करेगी कस्टोडियन के पास, तो इंडियन कंपनी ने डिपॉजिट किया शेयर्स विद द कस्टोडियन बैंक। कस्टोडियन बैंक ने क्या किया? डिपॉजिटरी बैंक को खबर दी कि भैया शेयर आ चुके हैं। जैसे ही उसे खबर मिली, तो उन शेयर के बेसिस पे उसने इशू किया क्या? डिपॉजिटरी रिसिप्ट। किन को? यूएसए वाले लोगों को, यानी कि अमेरिकन्स को जब डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिला तो उस कॉन्सेप्ट का नाम रख दिया गया ADR, अमेरिकन डिपॉजिटर रिसिप्ट। अब ये जो रिसिप्ट है, इसकी क्या वैल्यू होगी? कितने पे बेचा जाएगा? इसकी वही वैल्यू होगी जो आपके शेयर्स की वैल्यू होगी, यानी कि ADR अपनी वैल्यू ड्राइव करेगा कहाँ से? शेयर से। तो ADR is a kind of derivative and ADR is a concept by which Indian company can issue its share to the foreign investors without effective listing in foreign stock exchange। अब इसको वहाँ पर लिस्ट भी नहीं होना पड़ा और इसने अलग एक तरीके से अपने शेयर्स को बेच भी दिया। अब जब ये यूएसए का कोई बंदा शेयर बेचना चाहेगा तो क्या बेचेगा? ये अपना डीआर बेचेगा, उसके बदले ये बंदा क्या करेगा? यहाँ से डीआर मार्केट में रिलीज़ कर देगा, यानी कि इस डीआर के लिए जितने शेयर्स हैं वो शेयर यहाँ से मार्केट में बेच देगा। ख़त्म, सारी चीज़ें रिलीज़ हो गई। वैसे ही से नॉर्मल केस हो गया ना, जैसे इंडिया में शेयर परचेज करते, खरीदते बेचते, वैसे ही अब वो डीआर खरीद ले बेच लेंगे। नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? व्हाट्स इन द नेम, राइट? चलो, अब जैसे ये ADR था ना, वैसे ही आपकी बुक में नहीं है, वैसे ही एक होता है GDR। बस DR का मतलब तो सेम है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। G का मतलब हो गया ग्लोबल। क्यों? वाई अमेरिकन शुड हैव ऑल फन। अमेरिकन्स को ही क्यों सारे बेनिफिट्स मिले? पूरी दुनिया को मिलने चाहिए। तो ADR की सक्सेस को देखकर एक नया कॉन्सेप्ट इशू किया गया जिसका नाम था GDR। अब कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री में अपने शेयर्स इस तरीके से इशू कर सकती है। तो ADR और GDR दोनों ही कॉन्सेप्ट प्रिवेलिंग है इन द मार्केट में। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ अमेरिकन्स के साथ करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हुआ ADR। अमेरिकन्स को छोड़ के किसी और कंट्री के साथ अगर आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हुआ? वो हुआ आपका GDR।
क्लियर? आपका 2 टॉपिक्स हो चुके हैं यहाँ पर, आपका हो गया डेरिवेटिव और आपका हो गया एडीआर। जीडीआर इज एक्सेप्शनल, अलग है, एक्स्ट्रा केस है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद है आपका ट्रेडिंग सेशन। वैसे ट्रेडिंग सेशन हम लोग कवर कर चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, बट कंटिन्यू कर लेते हैं। ट्रेडिंग सेशंस मतलब किस टाइम पर ट्रेडिंग अलाउड है स्टॉक एक्सचेंज में। हमें पता था कि मार्केट 9 से 4 खुलती है स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है जी। 15 मिनट का होता है प्री ओपनिंग सेशन, यानी कि 9 से 9:15 तक क्या रहेगा आपका प्री ओपनिंग सेशन, जिसमें आप मार्केट में सेल परचेज नहीं कर सकते, यानी कि प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती। चलो जी, उसके बाद 4 बजे तक मार्केट खुलती है, लेकिन ट्रेडिंग आप कर सकते हो सिर्फ 3:30 तक, यानी कि 3:30 to 4 भी क्या हुआ आपका क्लोजिंग सेशन हुआ, और इस क्लोजिंग सेशन में भी ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती। तो बेसिकली ट्रेडिंग सेशन कौन सा हुआ आपका 9:15 से लेके 3:30 तक। सो ट्रेडिंग सेशन इज 9:15 to 3:30। ना तो प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेडिंग अलाउड होती है, ना क्लोजिंग सेशन में ट्रेडिंग अलाउड होती है। So the period of the time stock market is open for trading for both buyers and the sellers within time frame of all the order of the day must be placed। यानी कि पूरे दिन में जो ऑर्डर सेल परचेज किए जा सकते हैं उसका टाइम क्या है 9:15 से 3:30 तक। Here all the order placed in pre-opening session are matched and the executed। क्या बोल गया? जब हमने प्री ओपनिंग सेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ऑल दो प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बट हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर कोई पुराना ऑर्डर रखा हुआ है उसको कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हैं। पुराना ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करना है तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कल रिक्वेस्ट डाली थी 100 शेयर परचेज करनी है और उस रिक्वेस्ट को अभी तक किसी ने अप्रूव नहीं किया है, और आप चाहते हो कि अब 100 नहीं, मुझे 150 शेयर परचेज करनी है या 50 शेयर परचेज करनी है, तो उस प्री ओपनिंग सेशन के अंदर आप उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं अपना। लास्ट का जो 3:30 to 4 का है वो सेटलमेंट टाइम होता है, मतलब पूरे दिन की जो ट्रांजैक्शन हुई उसके बेसिस पे सेटलमेंट करता है स्टॉक एक्सचेंज से। ये आपके ऑफिशियल वर्किंग आवर्स हैं, यानी कि जो फॉर ऑफिस पर्पस होते हैं वो वाले वर्किंग आवर्स हैं आपके 3:30 से 4 बजे तक वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हेज। हेज क्या होता है? हेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिक्योर करना, यानी कि अपने रिस्क को कंट्रोल करना, अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करना इज नोन एज द कॉन्सेप्ट हेज। कौन नहीं चाहता मेरा रिस्क कंट्रोल हो? वैसे ही जब आप मार्केट में जाओगे बिजनेस में तो हेजिंग बड़े काम आने वाली है आपकी। हेज मतलब अपने आप को सिक्योर करना। हेज का मतलब ही है, हेज के अंदर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रिस्क छुपा होता है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और जब हमारा रिस्क मिनिमम हो जाएगा तो रिटर्न ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाती है। यानी कि कोशिश करो खतरा कम से कम हो और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब इस तरह के ऑब्जेक्टिव के लिए, पर्पस के लिए आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो आएगी आपकी हेज के अंदर। So a hedge is a strategy the most of the times implemented with the help of hedge fund। इसके लिए आप एक hedge fund बनाते हैं, यानी कि सिक्योरिटी पर्पस जो आपने फंड बनाया हुआ है, और वहाँ से ही आप इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। इन वेरी डिटेल आपको hedge सिखाया जाएगा आपके इंटर के अंदर, तो यहाँ पर बहुत ही छोटा सा आपको मैं समझाऊंगी इसके बारे में, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, एक बेसिक मीनिंग बताने वाली हूँ मैं hedge का। So the term has been written from the banker's point of view and may be interpreted differently in the field of financial and the commodity market। So ये बैंकर में भी होता है, बैंक्स के अंदर भी होता है, फाइनेंशियल मार्केट में भी होता है, कमोडिटी मार्केट में भी होता है। हर एक एरिया की स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है। क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट 2 तरह की स्ट्रेटेजी हमारे सिलेबस के अंदर है। फर्स्ट वन इज कॉल ऑप्शन, सेकेंड वन इज पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन बड़े ही इंटरेस्टिंग है, आइए जानते हैं क्या है। पुट जनरली है ना, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में ना हमें लर्न ही नहीं रहता कि क्या किसके लिए बना हुआ है, तो पहले हम इसको लर्न करना सीखते हैं। कॉल करना, किसी को बुलाना, या फिर हम लोग किसी चीज़ को, जैसे कि कोई वेंडर है उससे हम चीज़ें मांगते हैं, कॉल करते हैं, तो ये कॉल हुआ बायर के लिए, हम कोई चीज़ मांगते रहते हैं, ठीक है। तो कॉल हुई बायर के लिए।
अब पुट, पुट मतलब डिस्प्ले पे लगाना, कोई सामान दिखाओगे लोगों को, जचेगा उनको तभी तो परचेज करेंगे। तो पुट का मतलब अपने सामान को डिस्प्ले में लगाना, यानी कि पुट ऑप्शन हुआ किसके लिए, सेलर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही याद रखना है कि कॉल ऑप्शन किसके लिए है और पुट ऑप्शन किसके लिए है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन इज फॉर द बायर्स एंड पुट ऑप्शन इज फॉर द सेलर्स। अब ये क्या है, ऑप्शन है, यानी कि बायर को क्या मिलेगा, बायर को मिलेगा ऑप्शन। पुट में भी क्या है, पुट भी एक काइंड ऑफ ऑप्शन है। तो यानी कि सेलर को क्या मिलेगा, सेलर को मिलेगा ऑप्शन। इस बात को याद रखिएगा कि कॉल मतलब बायर और ऑप्शन मतलब ऑप्शन, यानी कि बायर को मिलेगा ऑप्शन। वैसे ही पुट मतलब सेलर एंड ऑप्शन मतलब ऑप्शन, यानी कि सेलर को मिलेगा ऑप्शन। अब बायर क्या चाहता है, हमेशा बायर चाहता है कि जो रेट आज का है ना, या तो उसी रेट पे मिल जाए, बस महंगा ना हो, या तो इस पे मिले या इससे सस्ता मिले। तो कॉल ऑप्शन क्या कहता है, कॉल ऑप्शन देखता है ऐसे बायर्स को जो सामान परचेज करना चाहते हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम, लेकिन वो बहुत महंगा सामान नहीं परचेज करना चाहते। से आज कोई कॉमोडिटी है 90 रुपीज़ की, ठीक है। अब इस बायर को परचेज करना है ये सामान 6 महीने बाद, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर बाइंग, 6 महीने बाद ले सकता है ये, ठीक है जी। टाइम 6 महीने, करंट प्राइस क्या चल रहा है, 90 रुपये। क्या 6 महीने बाद भी प्राइस 90 ही मिलेगा, मिल भी सकता है और बढ़ भी सकता है, पर हमारा बायर चाहता है कि इन फ्यूचर मैं इसे 90 में ही खरीदूंगा, यानी कि 6 महीने बाद भी मैं 90 में ही लूँगा इस चीज़ को। तो अब बायर बेचारा फंस गया, या तो 90 में आज ही परचेज करे, लेकिन उसे ज़रूरत पड़ेगी 6 महीने बाद, ठीक है। जब 6 महीने बाद तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए बायर आज परचेज नहीं करना चाहता। अब उसके मन में डर ये है कि अगर ये 90 से 100 पहुँच गया, 180 पहुँच गया या 150 पहुँच गया तो मैं लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। यानी कि सेम चीज़ जो आज 90 की मिल रही है, 1.5 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे 1.5 गुना मिल सकती है, डबल मिल सकती है। तो अब बायर को मिला एक ऑप्शन जिसको बोला गया कॉल ऑप्शन। बायर जिस सेलर से परचेज करने की सोच रहा था, बायर ने सेलर से पूछा कि भैया ये 90 रुपये वाली जो कॉमोडिटी है मैं आज नहीं खरीदूंगा, मैं 6 महीने बाद खरीदूंगा। यानी कि बायर सेलर के पास गया और बोला भैया ये जो कॉमोडिटी है मेरी मैं 6 महीने बाद खरीदूंगा, क्या आप आफ्टर 6 मंथ्स भी मुझे ये 90 में ही दे देंगे। या सपोज बायर ने सोचा चल 6 महीने का टाइम है, 90 नहीं 100, क्या मुझे आप ये सेम कॉमोडिटी आफ्टर 6 महीना 90 में दे देंगे। तो सेलर ने पहले सोचा, कहता ठीक है, अभी 6 महीने पड़े हैं और 10 रुपये का बेनिफिट तो बायर को दिख रहा है, सेलर को। तो सेलर ने हाँ कर दी। बायर को बोला कोई बात नहीं भैया, आप आ जाना, आफ्टर 6 महीने ये सेम कॉमोडिटी मैं आपको 100 रुपये में बेच दूंगा। तो बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट डन, बिल्कुल डन। अब ये जो बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट है 6 महीने बाद एग्जीक्यूट होने वाला है। सो व्हाट आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स ये जो कॉमोडिटी है इसका प्राइस 90 भी हो सकता है, इसका प्राइस 100 भी हो सकता है और इसका प्राइस गिर भी सकता है, 80 भी हो सकता है। अब हमारे बायर ने क्या एग्रीमेंट किया था, बायर ने एग्रीमेंट किया था सेलर से कि मैं ये कॉमोडिटी आफ्टर 6 मंथ्स आपसे 100 रुपये की खरीदूंगा। अगर मार्केट प्राइस इस कॉमोडिटी का 100 रुपये है तो बायर और सेलर का एग्रीमेंट भी 100 का ही हो रखा है, ना किसी को कोई लॉस है ना कोई प्रॉफिट। बायर यहाँ कॉमोडिटी खरीद लेगा, ठीक है। चलो जी, अब इस केस पे आ जाते हैं। अगर 6 महीने बाद इस कॉमोडिटी का प्राइस नहीं बढ़ा, ये 90 की 90 पे ही है, अब बायर क्या सोचेगा कि एग्रीमेंट तो मैंने 100 पे किया है लेकिन प्राइस तो बढ़ा ही नहीं, प्राइस तो 90 में ही है। तो क्या बायर को वो प्राइस 100 रुपये में खरीदनी पड़ेगी वो कॉमोडिटी? क्या बायर की मजबूरी हो गई कि वो कॉमोडिटी अब उसे 100 में खरीदनी पड़ेगी? येस और नो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बिल्कुल खरीदनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट? ये था हमारे पास ऑप्शन, यानी कि बायर चाहे तो खरीद सकता है, बायर की मजबूरी नहीं है, बायर के पास ऑप्शन है। तो बायर ने देखा मार्केट रेट 90 रुपये है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू खरीदूंगा तो मुझे 100 में परचेज करना पड़ेगा, तो बायर यहाँ मना कर सकता है। अब बायर ने मना कर दिया
तो अब सेलर के ऊपर सेलर का कोई भी राइट नहीं बचा। सेलर बायर को शो नहीं कर सकता क्योंकि बायर ने तो कॉल ऑप्शन पुट किया है और वहाँ साफ साफ लिखा है कि ये ऑप्शन है, बायर चाहेगा तो ही खरीदेगा, आप मजबूर नहीं कर सकते बायर को। इस चीज़ को अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलाकर मत चलना, थोड़ा डिफरेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉल ऑप्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, चलिए अगर प्राइस हो जाता है 80 रुपये तो डेफिनेटली 90 में नहीं खरीदा तो 80 में कहाँ से खरीदेगा, इसको भी आप मना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, सेम है केस होता है हमारा पुट ऑप्शन के साथ, बट ये क्या है सेलर के पास। अब यहाँ पर एक सेलर है, अगेन इसकी कॉमोडिटी चलो 90 ही मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक सेलर है, सेलर के पास एक कॉमोडिटी है जिसका प्राइस है करंट में 90 रुपीज़। अब मार्केट में रिसेशन चल रहा है और सेलर को लगता है कि ये कॉमोडिटी 90 की नहीं रहेगी, 90 से कम की हो जाएगी। अब सेलर ने ढूंढा एक बायर, सेलर किसके पास गया, बायर के पास गया। ठीक है, सेलर ने बोला बायर को कि भैया ये कॉमोडिटी है ना 90 रुपये की है आज के टाइम में, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में या फिर इसका रेट क्या है वो गिरने वाला है। बायर कहता है नहीं नहीं इसका रेट बढ़ेगा। तो इन दोनों ने कहा लगी शर्त। तो सेलर कहता है कि अगर इस कॉमोडिटी का प्राइस गिरता है तो तू आज डिसाइड कर ले कि तू कितने पे लेगा इस चीज़ को और मैं तुझे उतने पे बेच दूंगा। यानी कि सेलर ने क्या बोला कि फ्यूचर में इसका प्राइस गिरने वाला है, सेलर को लगता है कि इस कॉमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में गिर जाएगा और मैं इतना लॉस खाना नहीं चाहता। तो इस नज़रिए से सेलर ने क्या बोला कि मैं इसको बेच दूंगा आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 3 मंथ्स। कितने रुपए में, 80 रुपये में। अब इसने इसका प्राइस 10 रुपये और घटा दिया। बायर को दिखा फायदा, मार्केट रेट है 90 रुपये और दे रहा है पागल कितने में, 80 रुपये में, 10 का फायदा दिखा। बायर कहता है हाँ मैं परचेज कर लूँगा, डोंट वरी। आफ्टर 6 मंथ्स बायर कहता है कि मैं इस प्राइस को 80 में परचेज कर लूँगा। ठीक है जी, अब आफ्टर 6 मंथ्स क्या हो सकता है, एग्रीमेंट हुआ था 80 रुपये का। अब आफ्टर 6 मंथ्स या तो 90 वाली कॉमोडिटी गिर के 80 की हो जाए या 90 वाली कॉमोडिटी गिर के 70 की हो जाए या 90 वाली कॉमोडिटी बढ़कर 100 की हो जाए। 3 केस हैं इसके लिए, हो सकते हैं। चलो एक केस और मान लेते हैं, 90 वाली कॉमोडिटी 90 की ही है। ठीक है जी, चलो जी, अगर 90 वाली कॉमोडिटी गिर के 80 हो गई तो सेलर बोलेगा नो प्रॉफिट नो लॉस, चाहे तो एक्सरसाइज कर सकता है इस ऑप्शन को। 90 वाली एसेट गिर के कितने की हो गई, अब 70 रुपये की। एग्रीमेंट कितने में हुआ था, 80 रुपये में। सेलर फटाफट जाएगा बायर के पास, भैया देखो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम 80 में परचेज कर लोगे, आज वो समय आ गया है कि तुम अपना वादा निभाओ और इसको खरीदो। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी सेलर खुशी खुशी अपना जो एग्रीमेंट है या अपना जो पुट ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कर लेगा। तीसरे केस में आते हैं। अब प्राइस हो गया कितना, 100 रुपये। कॉमोडिटी का एक्चुअल प्राइस था 90 रुपये, बेचने का वादा किया था 80 में, लेकिन मार्केट में बेचेगा तो 100 रुपये, 20 रुपये ज़्यादा का बिकेगा। तो क्या सेलर यहाँ पर पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करें, नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज नहीं करेगा हमारा। और अगर 90 वाली कॉमोडिटी 90 की ही है तो क्या यहाँ पर करेगा, क्योंकि मार्केट एज पर द पुट ऑप्शन तो उसे 80 का बेचना पड़ेगा ना, 80 का बेचेगा तो उसे लॉस होगा, तो यहाँ पर भी वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। ये बेनिफिट उन्हें क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मिला ऑप्शन ना कि कंपल्शन। ठीक है जी, अब इन चीज़ों में हमारे पास कुछ कॉमन चीज़ें आई हैं जो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये 90 वाली प्रॉपर्टी को कितने में बेचने का वादा किया था, 100 रुपीज़। यानी कि कॉल ऑप्शन इज अ ऑप्शन विच इज टेकन बाय द बायर, इन विच बायर क्या करता है, बायर एग्रीज टू बाय अ सर्टेन या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। ठीक है, एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी थी, उसे एक स्पेसिफाइड प्राइस पर परचेज करने को तैयार हो गया आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये जो स्पेसिफाइड प्राइस है उसको एक अलग नाम बोलते हैं, इसका नाम होता है स्ट्राइक प्राइस। क्या, कॉल ऑप्शन का भी एक स्पेसिफाइड प्राइस होता है, सेम एज पुट ऑप्शन का भी एक स्पेसिफाइड प्राइस होता है। तो ये स्पेसिफाइड प्राइस आपस में कहलाते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है जी,
चलिए जी, इसको पढ़ते हैं हम साथ साथ। सो कॉल ऑप्शन दैट इज गिवन टू द इन्वेस्टर द राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं, यानी कि इसका हक है, चाहे तो ले सकता है बट इसकी मजबूरी नहीं है कि तुझे लेना ही पड़ेगा। टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर स्टॉक था, एक स्पेसिफाइड प्राइस था, जिसको क्या कहा हमने, जिसको कहा हमने स्ट्राइक प्राइस, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर था। क्लियर है जी, बिल्कुल। नाउ पुट ऑप्शन भी सेम है। एन ऑप्शन दैट गिव्स एन इन्वेस्टर्स द राइट टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक एट द स्टेटेड प्राइस, किसी एक कहे हुए प्राइस पर, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। So put option is purchased by those who believes that particular stock price is going to fall down. पुट ऑप्शन कौन एक्सरसाइज करेगा, कौन लेगा, जिसको लगता है कि एक स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, नीचे गिरने वाली है, वो बंदा आपका पुट ऑप्शन ऑप्ट करेगा। क्लियर। तो कॉल ऑप्शन कौन करेगा, जिसको लगता है कि रेट बढ़ने वाला है। पुट ऑप्शन कौन करेगा, जिसको लगता है कि रेट गिरने वाला है। क्लियर। चलिए जी, तो इन दोनों के बीच में जो प्राइस था उसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए, द प्राइस एट विच होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कैन बाय या फिर सेल द सिक्योरिटी दे होल्ड व्हेन द ऑप्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो हम लोगों ने देखा कि जो एक पर्टिकुलर हमने प्राइस डिसाइड किया था उसी को बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है OTM, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है OTM आता है आपके कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के अंदर, यानी कि क्या करता है कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन में OTM हमारा। तो कॉल ऑप्शन का मतलब है कि, चलिए इसको साथ में एग्जांपल के साथ ही करते हैं। OTM को बोला जाता है आउट ऑफ दी मनी से बाहर भाग रहे हो, दोनों ही ऑप्शंस में हो सकता है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्राइस है जिसका स्ट्राइक, एक कमोडिटी है जिसका स्ट्राइक प्राइस कितना है, 100 रुपये। दोनों ही जगह हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना है, 100 रुपये। स्ट्राइक प्राइस मतलब वो स्पेसिफाइड प्राइस जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर डिसाइड किया था कि इस टाइम के बाद मैं ये सिक्योरिटी इतने में परचेज करूँगा। अब मार्केट में रेट 90 भी हो सकता है और मार्केट रेट 110 भी हो सकता है। सेम एज हेयर, मार्केट रेट 90 भी हो सकता है और मार्केट रेट क्या हो सकता है, 110 भी हो सकता है। ठीक है जी। ऑप्शन में आते हैं, कॉल ऑप्शन में अगर मार्केट का रेट 110 होगा, अगर मार्केट रेट 110 होगा तो बायर क्या परचेज करेगा, बायर परचेज करेगा उसको 100 रुपये में। राइट। मार्केट का रेट क्या है, 110। कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या है, 100 रुपया। तो यहाँ पर बायर को फायदा होगा या नुकसान होगा, 110 वाली चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, फायदा होगा। ठीक है जी। वहीं पर अगर एक कॉमोडिटी है जिसका प्राइस कितना है, 90 रुपये, और अगर वो ऑप्शन के थ्रू परचेज करे 100 रुपये, अगर ऑप्शन के थ्रू परचेज करता तो कितने में परचेज करना पड़ता, 100 रुपये में। अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया होता, लेकिन मार्केट से परचेज करते तो कितने में परचेज होता, 90 रुपये में। अब बताओ कि कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं, नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो 10 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जिस कॉमोडिटी को आप मार्केट से 90 में खरीद सकते हो, उसी कॉमोडिटी को खरीदने के लिए आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग 100 रुपया देना होगा, यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, 10 रुपये आपकी पॉकेट से एक्स्ट्रा जाएंगे, यानी कि आप मनी से क्या हो जाओगे, आउट। 10 रुपये आपकी पॉकेट से आउट हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपका मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस इज नॉन एज OTM। लेकिन ये कौन से सिचुएशन में होगा, जब आप कॉल ऑप्शन के पास हैं। ठीक है जी। यानी कि अगर आपका प्राइस 100 होता और यहाँ पर 110 होता तो आप क्या होते, आपका फ़ायदा होता 10 रुपये का। जब हमारा फ़ायदा होता है तो हम होते हैं इन द मनी, हमारी मनी इन होती है। पैसे का ना जाना भी पैसे का
आना होता है। तो आउट ऑफ द मनी कब होगे? जब आपका ऑप्शन महंगा है मार्केट से। और इन द मनी कब होगे? जब आपका ऑप्शन सस्ता है मार्केट से, फॉर द कॉल ऑप्शन। क्लियर? चलिए अब आ जाइए पुट ऑप्शन पे। पुट ऑप्शन के अंदर हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना है? 100 रुपये। पुट ऑप्शन में करते क्या है हम? एग्रीमेंट टू सेल, मैं बेचूंगा आपको आपकी सिक्योरिटी। चलिए जी, अब आपकी जो सिक्योरिटी का स्ट्राइक प्राइस है वो कितना है? 100 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी से सिक्योरिटी बेचते हो, अगर आपने पुट ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो आपको कितने में बेचनी पड़ेगी? 100 रुपये में बेचनी पड़ेगी। लेकिन मार्केट प्राइस चल रहा है 110 रुपये। ऑप्शन प्राइस कितना है? 100 रुपये। मार्केट का प्राइस कितना है? 110 रुपये। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेचोगे तो 100 में बेचना पड़ेगा, और अगर आप मार्केट में जाके बेचोगे तो 110 में बिकेगा। तो किस में फ़ायदा है, मार्केट में जाने में या ऑप्शन में? ऑफ कोर्स मार्केट में, क्योंकि मार्केट में 10 रुपया ज़्यादा आएगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हो तो आपकी पॉकेट में पैसा आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, 10 रुपये का लॉस हो जाएगा आपको। अगर आप ऑप्शन परचेज करते तो आपको 10 रुपये का लॉस हो जाता। तो ये हुआ आपका आउट ऑफ द मनी। यानी कि पुट ऑप्शन के केस में इफ द मार्केट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस, तो आप हैं आउट ऑफ द मनी। अदरवाइज क्या है? इन द मनी। मार्केट में बेचने जाओगे 90 का बिकेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेच रहे हो 100 का, 10 का मुनाफा है ना, 10 रुपया पॉकेट में इन होगा तो वो इन द मनी। यहाँ पर 10 का लॉस है 100 और 110 वाले केस में। अब ये लॉस है तो भैया हमारी पॉकेट से पैसा हो रहा है आउट, तो हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी कॉन्सेप्ट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा OTM का। सो आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नहीं है तो पूछ लेना। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज भी बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है आर्बिट्रेज? आर्बिट्रेज वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि एक प्राइस, एक कॉमोडिटी दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट पे बिक रही है। यानी कि एक ही कॉमोडिटी है, एक ही तरह की कॉमोडिटी है, एक ही तरह की कोई डॉक्यूमेंट है, वो मैं एक मार्केट से परचेज करती हूँ तो मुझे 100 का मिलता है, दूसरी मार्केट में परचेज करने जाती हूँ तो 105 का मिलता है। से किस चीज़ की बात करें? चलिए हमारे लोकल एग्जांपल ले लेते हैं, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ज़्यादा हाई फाई एग्जांपल नहीं लेते। एक है हमारे पास राजगुरु मार्केट और एक है हमारे पास DC कॉलोनी वाली मार्केट। ठीक है, कुछ भी परचेज कर लिया, कुछ भी ABC परचेज करके लाए। राजगुरु मार्केट से परचेज करती हूँ तो मुझे मिलता है 100 रुपये में। DC कॉलोनी से परचेज करती हूँ तो मिलता है मुझे 105 रुपये में। अब मैं ठहरी बनिया, मेरा दिमाग चला, मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ से 100 में परचेज कर लेती हूँ, यहाँ जाके क्या कर दूंगी? सेल, बेच दूंगी। 100 में परचेज किया, 105 में बेच दिया, 5 रुपये का मुनाफा। मैंने कैसे कमाया ये मुनाफा? दो अलग अलग मार्केट में रेट में क्या था? डिफरेंस था। तो इस डिफरेंस का मैंने छोटा सा फायदा उठा लिया। So the simultaneous sale and purchase is done in order to take advantage of the price variation in two different market। दो अलग अलग मार्केट में प्राइस का चेंज था, तो एक जगह से खरीदा मैंने, दूसरी जगह बेच दिया। अब इसको थोड़ा सा लाइव एग्जांपल के साथ करें। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो अपनी एसेट्स NSE पे भी रजिस्टर करवाती हैं और BSE पे। ये दोनों एक स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एक कंपनी यहाँ पर भी लिस्ट है, यहाँ पर भी लिस्ट है। इन दोनों के प्राइस में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमेशा मिलता है, फ्लक्चुएशन होती है इनके प्राइस में, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं मिलता। 25 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा, इतना ही डिफरेंस मिलता है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़े लेवल पर एक मार्केट से परचेज करते हैं, उसी टाइम पर दूसरी मार्केट में क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। इस सेल और परचेज के कारण उन्हें बचता है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट क्योंकि किसी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन से नहीं है, इस तरह की एक्टिविटी के साथ है, तो उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या? आर्बिट्रेज। क्लियर?
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गोल्ड इन वन नेशन एंड द साइमल्टेनियस सेल इन द अनदर। जैसे कि दुबई से गोल्ड लाए और इंडिया में लाके बेचा, बेनिफिट तो होगा, वहाँ सस्ता मिलता है गोल्ड, यहाँ पे आकर आप महंगा बेचोगे तो इट्स अ बेनिफिट। क्लियर? तो ये हो गया जी हमारा आर्बिट्रेज। उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, चलो नोट डाउन करते रहना इसे साथ साथ, बिना नोट डाउन करे समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड। बॉन्ड और कॉमर्शियल पेपर एक साथ समझ लेते हैं। बॉन्ड और कॉमर्शियल पेपर क्या है? दोनों ही प्रोमिसरी नोट हैं। अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है? निकालो एक 100 का नोट। 100 का नोट जब आपने निकाला तो उस पर आप देखो नीचे आरबीआई लिखता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वादा करता हूँ और उस पर वहाँ के गवर्नर के साइन होंगे। ठीक है, अब गवर्नर ने क्या किया? प्रॉमिस दिया कि जिसके पास वो नोट का टुकड़ा होगा, जिसके पास वो 100 रुपये लिखा हुआ नोट का टुकड़ा होगा, उसको 100 रुपये की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि उसकी कागज के रुपए की वैल्यू कहाँ से आई? उस पे उस गवर्नर के साइन ने, क्योंकि गवर्नर ने वादा किया है कि धारक को 100 रुपये अदा करूंगा। सो वो क्या हुआ? वो काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट हुआ। वैसे ही बॉन्ड एंड कॉमर्शियल पेपर भी प्रोमिसरी नोट है, जिसमें लिखने वाला बंदा यानी कि जिसने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए हैं, तो ड्रोई दो होते हैं, जो ड्रोवर होता है वो आपका लिखने वाला बंदा होता है। जिसने प्रोमिसरी नोट लिखा है वो बंदा क्या करता है? वो बंदा वादा करता है कि मैं धारक को, यानी कि जिसके पास ये प्रोमिसरी नोट होगा, उसे इतने रुपए अदा करूंगा। तो प्रोमिसरी नोट क्या हुआ? प्रॉमिस टू पे क्या? स्पेसिफाइड अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। प्रोमिसरी नोट का काम बस इतना ही था कि वो सिर्फ पेमेंट के लिए वादा करता है, अमाउंट स्पेसिफाई करता है और एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद देगा। ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है इसके अंदर, सिर्फ यहाँ पर सिंपल क्या कर दिया इसने? वादा कर दिया। अब इस प्रोमिसरी नोट को अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शन में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, जिसके 2 पॉइंट हो गए। क्या? एक तो हो गया हमारे पास बॉन्ड, एक हो गया हमारे पास कॉमर्शियल पेपर, जो पेपर कॉमर्शियलाइज होता है ऐसा पेपर। तो बॉन्ड और पेपर क्या है? काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट। दोनों ही प्रोमिसरी नोट हैं। दोनों ही किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? बोरोइंग्स के लिए यूज़ होते हैं। बट जो जनरली बॉन्ड के थ्रू हम बोरोइंग करते हैं वो लॉन्ग टर्म होती है, और कॉमर्शियल पेपर के थ्रू जो हम बोरोइंग करते हैं वो शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये क्या हो सकती हैं? ये सिक्योर्ड भी हो सकती हैं, ये अनसिक्योर्ड भी हो सकती हैं। ये शॉर्ट टर्म होती हैं और जनरली अनसिक्योर्ड होती हैं। ठीक है, दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये मनी मार्केट में होती हैं। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो ये कहाँ जाएंगी? कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास बॉन्ड एंड कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर इज द छोटा वर्जन ऑफ बॉन्ड। So bond is a type of long-term promissory notes. Bond can either be registered in the owner name. बॉन्ड क्या होता है? रजिस्टर्ड भी, यानी कि जब आप बॉन्ड बनाओगे तो उस पर लिख सकते हो कि मैं किसको पे करूंगा, से मैं तुषार को पे करूंगी या मैं इशिका को पे करूंगी। मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर, तो जब मैंने नाम लिख दिया तो वो क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया, क्योंकि वो स्पेसिफाई हो गया ना कि किस बंदे को मिलेगा। अब मैंने उस पर कुछ नाम नहीं लिखा, जैसे आरबीआई ने हमें 100 का नोट दिया कि मैं धारक को, मैंने भी लिख दिया कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करती हूँ। अब वो डॉक्यूमेंट कैसा हो गया? अब वो डॉक्यूमेंट हो गया बियरर, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में बॉन्ड उसी को मिलेगा पैसा, तो ये हो गया बियरर। ठीक है जी, अगर यहाँ पर नाम लिखा हो तो रजिस्टर्ड, नाम ना लिखा हो तो बियरर। सो ये रिटर्न रिकॉर्ड है, क्योंकि रिटर्न में दिया जाता है। डेट पेएबल, अब डेट लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ना, उसी के लिए आपने प्रोमिसरी नोट बनाया है कि मैं आपको एक टाइम के बाद पैसा दे दूंगा, तो डेट्स की पेमेंट के लिए आप वादा करते हो। द बॉन्ड शोज द अमाउंट ऑफ द डेट, डेट बताएगा कितने का है, ड्यू डेट कब पेमेंट करेगा,
और वो इंटरेस्ट रेट भी बता सकता है कि उस पर कितना इंटरेस्ट मैं आपको दूंगा, इतना आपका मूल था, 5% का मैं ब्याज दूंगा, ये सब चीज़ें वो बॉन्ड में लिखेगा। सो इट अ प्रोमिसरी नोट इशूड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट टू इट्स बायर। तो प्रोमिसरी नोट गवर्नमेंट भी इशू करती है और बायर भी इशू करती है, यानी कि जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो कमर्शियल पेपर, टी बिल या गवर्नमेंट बॉन्ड्स बना के मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देती है। लोग परचेज करते हैं, बदले में गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, तो वो एक तरह से गवर्नमेंट ने लोन लिया किनसे, लोगों से। So it speaks about specified amount held for a specified time period by the buyer। तो ये क्या है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट किस बायर ने रखा है हमारे पास और कितना पैसा उसे उसके टाइम के बाद देना है। से गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए हैं 100 रुपये वाले, तो हर बॉन्ड के ऊपर लिखा होगा कि 100 रुपये मैंने दिए हैं आपको, या फिर 100 रुपये मैंने आपसे लिए हैं, जो कि मैं आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी टाइम पीरियड उसमें लिखा हो, मैं आपको चुका दूंगा, इतने ब्याज पे चुकाऊंगा, यानी कि असल के साथ कितना ब्याज आपको दिया जाएगा वो सब बॉन्ड में लिखा होगा। सेम एज प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट होते हैं हमारे अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म notes of large firm usually issued in the denomination of 1 lakh or more, having an interest rate somewhat below the prime lending rate of the commercial bank। और इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है, और बहुत तो कॉमर्शियल पेपर कई बार जीरो कूपन बॉन्ड की तरह भी होते हैं, यानी कि जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और एट पार मैच्योर कर दिया जाता है। तो इस पर बहुत ही कम मिलता है क्योंकि शॉर्ट टर्म का भी है, इसी वजह से। ठीक है जी, चलिए जी, कॉमर्शियल पेपर डन। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल एक ऐसा इन्वेस्टर है जो आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो वेंचर कैपिटल क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज। जनरली वेंचर कैपिटल उन लोगों की होती है जो लोग छोटी छोटी कंपनीज में, जो नई नई कंपनीज बन रही है, नया आइडिया होता है उनके पास, छोटे बिजनेस होते हैं कि बिजनेस तो करना चाहते हैं पर हम लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये वेंचर कैपिटल वाले लोग उन बिजनेस में पैसा डालते हैं, पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बिजनेस में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है, ये बिजनेस ग्रो करेगा, नया आइडिया है, इसको पैसा देना चाहिए। तो ऐसे लोग बनते हैं क्या, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल बनाते हैं जो इक्विटी की फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी दूसरे बिजनेस के अंदर, किसी स्टार्टअप में या किसी छोटे बिजनेस में, जिस बिजनेस के ऊपर वेंचर कैपिटल वालों को विश्वास होता है कि ये बिजनेस बड़े लंबे समय तक जाएगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है वेंचर कैपिटल। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थिन मार्केट। थिन मार्केट मतलब पतली मार्केट। पतली बोले तो जिसके अंदर बायर्स एंड सेलर बहुत ही कम होते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन इक्का दुक्का होती है, ट्रांजैक्शन इज वेरी लो। तो जैसे ट्रांजैक्शन कम है यानी कि बायर और सेलर भी कम होंगे, तो ऐसी मार्केट जहाँ पे बायर और सेलर यानी कि बिड और ऑफर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और उनकी ट्रांजैक्शन क्या रहती है, कम रहती है, तो उनके प्राइस जो हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि इतना ट्रेड ही नहीं होते, कुछ भी हो सकते हैं उनके प्राइस मार्केट के हिसाब से, तो इनके प्राइस जो हैं वॉलेटाइल होते हैं और ये मार्केट कैसी है, थिन मार्केट है। ठीक है जी। उसके बाद वन साइडेड मार्केट। वन साइडेड मार्केट मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी हो, या सिर्फ बायर होंगे या सिर्फ सेलर होंगे, दोनों कभी नहीं होंगे। अगर दोनों हुए तो या तो थिन मार्केट होगी या फुल फ्लेज मार्केट होगी। तो एक ही साइड की पार्टी होगी, या तो सिर्फ सेलर्स होंगे या सिर्फ बायर्स होंगे। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैडम कि सेलर या बायर में से अगर एक ही पार्टी है, मार्केट तो वो प्लेस है वेयर बोथ द बायर्स एंड द सेलर मीट टुगेदर। अब यहाँ पर या तो सेलर है या बायर है, तो मार्केट कैसे है? तो बच्चों मार्केट जो है सेम रहती है। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, मार्केट सेम रहती है, हर एक कॉमोडिटी के लिए चेंज हो जाती है। कॉमोडिटी या फिर स्टॉक स्पेसिफिक, मान लो एक कंपनी है जिसको कोई जानता पहचानता नहीं है, तो उसके स्टॉक के या तो मार्केट में सिर्फ बायर होंगे या सिर्फ सेलर होंगे, या ये भी हो सकता है थोड़े से बायर हों थोड़े से सेलर हों, तो वो क्या हुआ, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होगी। हम पर्टिकुलर उस कंपनी के लिए बोल सकते हैं कि दैट दिस कंपनी हैज़ अ थिन मार्केट या दिस कंपनी हैज़ वन साइडेड मार्केट। तो वन साइडेड मार्केट और थिन मार्केट का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट की कैपिटलाइजेशन करो, यानी कि मार्केट में जितने शेयर हैं कंपनी के, वो शेयर की गिनती करो, कितने शेयर हैं।
फिर जितने शेयर हैं उसका देखो कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से क्या अमाउंट निकलता है। सो द टोटल वैल्यू इन रुपी ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कंपनी के जो मार्केट में शेयर बिखरे हुए हैं ना उन सब की काउंटिंग करो, गिनती करो, और उस गिनती को यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करो विद दी करंट मार्केट प्राइस। आपको पता चल जाएगा कि उस कंपनी की वेल्थ कितनी है, यानी कि उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास कितना पैसा है। जितना पैसा कंपनी का शेयर होल्डर्स का होता है वही कंपनी की नेटवर्थ है। तो कंपनी की नेटवर्थ क्या है वो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चल जाएगी। कंपनी का साइज कितना है वो सब मार्केट शेयर से पता चल जाता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ दी वन शेयर, यानी कि जो मार्केट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो आउटस्टैंडिंग शेयर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर इज काइंड ऑफ मेकअप प्राइस। मेकअप प्राइस मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में कराया था। मेकअप प्राइस क्या होता है? मेकअप प्राइस चलिए करते हैं। दो तरह के ऑर्डर होते हैं जब आप मार्केट में प्लेस करते हो। एक तो होता है ओपन ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, ओपन ऑर्डर जो होता है वो किया जाता है मार्केट प्राइस पे। ओपन ऑर्डर बोले तो आपने बोला कि मुझे 100 इक्विटी शेयर्स खरीदने हैं, यानी कि 100 इक्विटी शेयर्स खरीदने हैं से एबीसी लिमिटेड के। 100 क्या खरीदने हैं आपको? इक्विटी शेयर। प्राइस नहीं बताया आपने कुछ भी, बस ये ऑर्डर निकाल दिया कि आई वॉन्ट टू बाय 100 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, हुएवर वॉन्ट टू सेल दिस शेयर प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर जैसे ही किसी सेलर ने देखा अच्छा 100 शेयर खरीदना चाहता है, किसी भी रेट पे खरीद लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा ना उस टाइम पर शेयर का, उस प्राइस पे आपको मिल जाएंगे शेयर्स। तो ये वाले ऑफर्स जो हैं वो ईजिली एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि आपने कोई लिमिट नहीं लगाई, क्योंकि आप मार्केट प्राइस पे खरीदने को राजी हैं तो मार्केट प्राइस पे कोई भी बेच देगा। लिमिट में क्या होता है, आपने मान लो यहाँ पर डाला कि मैं ABC लिमिटेड के 100 शेयर्स परचेज करूँगा एट द रेट 90। अब आपने इस ऑर्डर पे एक लिमिट लगा दी कि मैं 100 शेयर तो परचेज करूँगा, लेकिन तभी परचेज करूँगा जब 90 रुपये में मिलेंगे। अगर मार्केट का प्राइस 90 की जगह 95 है, 100 है, 110 है, तो क्या इस बंदे को शेयर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस कितना है? 90 रुपये। तो यहाँ पर इसको शेयर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस बंदे ने लिमिट लगा दी, यानी कि जब आप मार्केट प्राइस से हट के कोई प्राइस डिसाइड करते हो तो उन्हें बोला जाता है मेकअप प्राइस। आपने मेकअप प्राइस लगा दिया। जब मेकअप प्राइस लगा देते हो तो आपका ऑर्डर कैसा हो जाता है? लिमिटेड। ठीक है, सो आइए देखते हैं। एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली एट द स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस और इवन बेटर। अ लिमिट ऑर्डर सेट्स एज अ मिनिमम प्राइस द सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट। तो लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि मिनिमम प्राइस सेलर जिस पे परचेज करना चाहता है या फिर मैक्सिमम प्राइस। अगर आप बाय कर रहे हैं तो अपना मैक्सिमम प्राइस देंगे, लेकिन आप बेच रहे हैं तो आप अपना मिनिमम प्राइस देंगे। तो क्या होगा, जब आपने अपना मैक्सिमम प्राइस लिख दिया तो किसी को उस प्राइस पे बेचना है तो ठीक, नहीं बेचना तो वो ऑर्डर ऐसे ही फ्रीली घूमता रहेगा मार्केट में, और जब तक वो लिमिट मीट नहीं करेगा कोई, यानी कि जब तक कोई बायर या जब तक कोई सेलर आपके सेट किए हुए प्राइस से सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो आपने खुला ऑर्डर नहीं दिया, आपने लिमिटेड ऑर्डर दिया है, विद टर्म्स एंड कंडीशन दिया है। हाँ, बोल सकते हैं कि जिस ऑर्डर में टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाए उस ऑर्डर का मतलब है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन बोले तो लिक्विडेशन मतलब जब आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी क्या हो रही है, बिकने वाली है। क्यों बिकने वाली है? क्योंकि आपके जो एसेट्स की वैल्यू है वो कम रह गई है आपकी लायबिलिटी से। लिक्विडेशन में आप अपनी कंपनी को बेच देते हो तो आपकी एसेट लिक्विडेट होना स्टार्ट हो जाती है, मार्केट में बिकना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि लिक्विडेशन ऑकर्स व्हेन द एसेट्स ऑफ डिविजन्स आर सोल्ड ऑफ पीस में। जब आपकी एसेट को बेच दिया जाता है
टुकड़ों में बेच दिया जाता है या कंप्लीटली बेच दिया जाता है, रेदर एज एन ऑपरेटिंग एंटिटी। अब ये ऑपरेटिंग नहीं है, अब ये खत्म हो चुकी है, अब इसे बचे हुए खाने की तरह या फिर इसे लास्ट में बेच दिया जाएगा ताकि लोगों का बंटवारा कर सके, जिन लोगों को पैसे देने थे वो पैसे उन लोगों को दे सके। ठीक है, तो लिक्विडेशन के अंदर क्या होगा, आपका जो सारा सामान है वो बेच दिया जाएगा मार्केट के अंदर। चलिए जी, लिस्टेड क्या होते हैं, लिस्टेड स्टॉक। लिस्टेड स्टॉक्स आर वो स्टॉक्स, यानी कि वो वाले स्टॉक्स को लिस्टेड स्टॉक बोला जाता है जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर करवाया है। रजिस्टर करवाने का मतलब क्या है, दे आर फ्रीली ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर जो स्टॉक होते हैं उन्हें बोला जाता है लिस्टेड स्टॉक। द कंपनी हैज़ टू पे fees to the listed stock exchanges and abide by the regulation of the stock exchange to maintain listing privileges। जो कंपनी अपने स्टॉक्स को स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्ट करवाती है यानी कि रजिस्टर करवाती है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपनी को फीस देनी पड़ती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज फ्री में काम नहीं करेगा, फीस लेगा, प्लस आपको रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे जो कि स्टॉक एक्सचेंज ने डिसाइड किए हैं, यानी कि कंपनी पैसे भी देगी और उनके बनाए हुए कानूनों को भी फॉलो करेगी, तब जाके कंपनी के स्टॉक कहलाएंगे लिस्टेड स्टॉक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आप अपनी बास्केट उठाओ, बास्केट उठा लिया आपने, अब उसके अंदर जब आप डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटी डालते हो तो आप क्या बना रहे हो, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो। जैसे कि मैं CS नेहा गर्ग, मेरे पास एक CS की डिग्री भी है, मैं LLB भी हूँ, मैंने BCom भी किया है, और इसके अलावा अगर मैं कोई और डिग्री अपने एंड ऑन करती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज कर रही हूँ। पोर्टफोलियो किसी भी चीज़ का हो सकता है। पोर्टफोलियो मतलब आप अपनी क्वालिटी यानी कि अपने अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हो। मार्केट के लिए पोर्टफोलियो क्या है, मार्केट के लिए है आपने रिलायंस के भी शेयर परचेज किए हैं, नेस्ले के भी परचेज किए हुए हैं, इन्फोसिस के, TCS के, तरह तरह की कंपनी के आपने शेयर परचेज किया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज कर रही हो, अपना दायरा बढ़ा रहे हो। तो आप जितना दायरा बढ़ाते जाओगे उतना उतना आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होता जाएगा। तो पोर्टफोलियो क्या है, होल्डिंग ऑफ किसी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन ने जितनी सिक्योरिटी होल्ड की है वो इस इंस्टीट्यूशन का पोर्टफोलियो है। किसी इंडिविजुअल ने जितनी भी सिक्योरिटी होल्ड की हुई है वो उस इंडिविजुअल का क्या है, पोर्टफोलियो। लाइक मैंने 3 डिग्री होल्ड की हुई है, तो तीनों डिग्रियां क्या है, मेरा पोर्टफोलियो। So a portfolio may include various types of security of different companies operating in different sectors। वैसे ही एक इन्वेस्टर अगर डिफरेंट सिक्योरिटी को होल्ड करता है डिफरेंट सेक्टर्स की, तो वो क्या बना रहा है, वो अपना पोर्टफोलियो बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इंडेक्स क्या होता है, बिल्कुल इंडेक्स वहाँ होता है जहाँ पर आप सारी चीज़ें लिखते हो, फ्रंट में आ जाती हैं आपके पास। वैसे ही जैसे हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, कौन कौन से, BSE और NSE, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, BSE और NSE। अब इन दोनों के अपने अपने क्या हैं, इंडेक्स हैं। कैसे कैसे इंडेक्स, जैसे कि BSE का है सेंसेक्स एंड NSE का है निफ्टी। अब सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, इंडेक्स है, BSE के और NSE के। इंडेक्स में क्या होता है, टॉप प्रिवेलिंग कंपनीज आती हैं, यानी कि मार्केट पूरा कैसे चल रहा है उसका मेजरमेंट आता है, मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, तो वो सारा का सारा हमें इंडेक्स देख के समझ में आ जाता है। तो अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द इकोनॉमी या फिर सिक्योरिटी मार्केट। तो इंडेक्स वो चीज़ है जो हमें चेंज समझाती है, जो इकोनॉमी में आ रहा है या जो सिक्योरिटी मार्केट में आ रहा है। तो इस इंडेक्सेस के, इंडाइसेस के अपने अपने कैलकुलेशन मेथड होते हैं। वैसे ही सेंसेक्स का भी अलग है, सेंसेक्स कहाँ से आया, BSE से, और निफ्टी कहाँ से आया, NSE से। ठीक है, निफ्टी के अंदर जो डाटा होता है वो टॉप 50 कंपनीज का होता है, और सेंसेक्स में जो डाटा होता है वो टॉप 30 कंपनीज का होता है। निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, एंड आर यूजुअली मेजर्ड एज परसेंटेज चेंज इन द बेस वैल्यू ओवर द टाइम। और धीरे धीरे क्या बताता रहता है ये इंडेक्स की, कितना प्राइस में चेंज आया है, कितने % अप गई मार्केट, कितने % डाउन गई, तो उस चीज़ को बोला जाता है इंडेक्स। ठीक है, यानी कि एक ही पेज पे जब आपको डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट है क्या, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग
जब आप पहली बार पब्लिक को ऑफर करते हैं, यानी कि क्या ऑफर करोगे, कंपनी के बारे में बताया गया है। एक कंपनी जब पहली बार ऑफर करेगी अपने शेयर पब्लिक को, यानी कि पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार जब अपने शेयर पब्लिक को ऑफर किए तो उस चीज़ को बोला जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ कौन कौन इश्यू कर सकता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, यंगर यानी कि जो भी नया नया बना है, ऐसी कंपनियां जो कि पैसा ढूंढ रही हैं, मार्केट से पैसा उठाना चाहती हैं फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जिन्हें पैसा चाहिए, अभी तक उन्होंने पब्लिक से पैसा मांगा नहीं और वो पहली बार पब्लिक से पैसा मांगना चाहती हैं, तो वो आईपीओ ला सकती हैं। छोटी ही नहीं बड़ी कंपनीज भी ला सकती हैं अगर वो चाहती हैं कि हमारे स्टॉक फ्रीली ट्रेड करें स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि जैसे ही कंपनी पब्लिक के पास जाना स्टार्ट करती है उसकी मजबूरी हो जाती है, उसे लिस्ट करवाने पड़ते हैं अपने शेयर्स, और जैसे ही वो लिस्ट होते हैं उनके पास एक राइट आता है, राइट ऑफ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, फ्रीली ट्रेड होते हैं उनके शेयर्स, कहाँ पर, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। क्लियर, चलिए जी आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग जनवरी 2000 में इशू की गई इंटरनेट ट्रेडिंग, यानी कि उसके बाद ही हम लोगों ने इतना सॉफ्टली चला ये स्मूथ। अब स्टॉक एक्सचेंज ने ये तो बोल दिया कि आप मेरे एक्सचेंज पे आकर, यहाँ पर आकर शेयर क्या कर सकते हो, सेल परचेज कर सकते हो, इंटरनेट ट्रेडिंग कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर है। अब इंटरनेट ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग विद द वे ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू जो ट्रेडिंग करी, यानी कि घर बैठे ट्रेडिंग कर ली, अपने सिस्टम पे बैठ के ट्रेडिंग कर ली, अपने आराम से कंफर्ट से बैठ के ट्रेडिंग कर ली। लेकिन ट्रेडिंग कम कर पाते जब ये अलाउड होती, तो ये अलाउड की किसने, सेबी ने इन 2000। सो ट्रेडर सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब से इंटरनेट ट्रेडिंग आई है, मैं यहाँ अपने रूम में बैठकर भी ट्रेड कर सकती हूँ शेयर्स को। क्या करना है, बस अपने लैपटॉप पे सारा का सारा स्क्रीन खोलना है, डाटा खोलना है, जो शेयर परचेज करना है परचेज करो, जो सेल करना है सेल कर दो। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इंटरनेट ट्रेडिंग से, वरना तो क्या पड़ता, वो चिट्ठी भर के मुझे जाना पड़ता स्टॉक एक्सचेंज, फिर वहाँ से चिट्ठी से क्लियर होती सारी चीज़ें। पहले तो सारा काम चिट्ठियों से होता था, अब ऑनलाइन होने लगा है सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है जी, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज समथिंग विच यू नो वेरी वेल, आप लोगों ने पढ़ा होगा +1 एंड +2 के अंदर। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम लोगों को डर लगता है एक ही बिजनेस में सारा पैसा लगाने से, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा पैसा इसमें लगा दे, थोड़ा पैसा उसमें लगा दे, थोड़ा पैसा उसमें लगा दे। हमने क्या किया, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लिया, रोक लिया। तो यानी कि जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो अपने आप इंक्रीज होने लगता है। पोर्टफोलियो तो बोलता है कि अगर आप अलग अलग सिक्योरिटी को इश्यू करते हो, अलग अलग लोगों की सिक्योरिटी खरीदते हो, तो आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो। लेकिन पोर्टफोलियो क्रिएट करने से एक ऑप्शन और भी होता है, आप अपना रिड्यूस कर रहे हो क्या, रिस्क। एक ही सिक्योरिटी में लगाए जा रहे हो, बाई चांस वो सिक्योरिटी डूब गई तो पैसा गया, लेकिन आपने 4-5 सिक्योरिटी में लगाया, एक डूब गई कोई बात नहीं, दूसरी तो है, दूसरी डूब गई, तीसरी तो है, तीसरी डूब गई, चौथी तो है, किस्मत ज़्यादा ही खराब है तो सारी डूब जाएगी, वरना एक का लॉस दूसरी सिक्योरिटी कंपेंसेट कर देती है इसकी। सो द रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क बाय परचेजिंग शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। वैसे हम जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो हम इंडियन लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से करते हैं। कैसे, हम लोग घूमने जा रहे हैं, मान लो इकट्ठे 20,000 रुपये हैं हमारे पास, कैश है और वो सारा का सारा। अब कैश इकट्ठे 20,000 रुपये लेकर हमने एक ही पॉकेट में रख लिए, अगर एक पॉकेट कट गई तो सारा का सारा 20,000 एक साथ चला गया। तो हम क्या करते हैं, उसके 2,000 के 10 स्लॉट अगर हमने बना दिए तो टोटल अमाउंट तो अभी भी 20,000 है, लेकिन वो अलग अलग 10 जगह पर छुपा देते हैं। कोई हम लोग किसी पॉकेट में डालते हैं, कोई किसी पॉकेट में जो पैक किया है, अलग अलग कपड़ों की पॉकेट्स में डाल दिए पैसे, या फिर हम लोग अलग अलग जगह पर छुपा देते हैं। तो उस चीज़ से क्या होता है कि एक पॉकेट कट गई, दूसरी तो है, दूसरी पॉकेट कट गई, सामान तो है, तो वो अलग अलग जगह पे जब हम पैसा छुपाते हैं तो वो हमारा पैसा क्या होता है, डाइवर्सिफाई होता है। यानी कि हम अपना लॉस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का रिस्क। यानी कि पूरा पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट करने की बजाय हम छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगह इन्वेस्ट करोगे, एक जगह डूबेगा कम से कम, दूसरी जगह सिक्योर तो है। इस ऑप्शन से, इस ओपिनियन से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। क्लियर, चलिए बाकी की कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।
तब तक के लिए आप इन सबको अच्छे से पढ़ो, नोट डाउन करो, और नहीं समझ में आए तो कुछ पूछो, ठीक है। मॉड्यूल के साथ ज़रूर पढ़ना इसको, और जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं उनको राइट डाउन करते रहना, ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प मिले इस चीज़ की। ये चैप्टर्स जो हैं आपको आज नहीं, आपकी फ्यूचर की प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि जब आप सीए बन जाएंगे तब भी काम आने वाला चैप्टर है। कोई वहाँ पर आपको पर्टिकुलर मीनिंग नहीं बताएगा, आपको बोला जाएगा कि मार्केट में यार हेजिंग करते हैं, सिचुएशन में रिस्क बड़ा है, तो आपको हेजिंग का मतलब याद होना चाहिए कि हेजिंग क्या है। अगर आप मान लो किसी फाइनेंशियल मार्केट में चले जाते हैं तो वहाँ पर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, ड्राइव्स, इन्हीं की तरह से बातें की जाएंगी, पर्टिकुलर नाम ही बोला जाएगा। तो एक्चुअली आपको बेसिक तो पता होना चाहिए उस चीज़ का। तो ये आज नहीं, आपको फ्यूचर तक काम आने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा इसको मॉड्यूल से, ठीक है। थैंक यू।